ओके तो आज हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फर्स्ट टू लेक्चर्स में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का जो बेसिक कंसेप्ट था, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंट्रीब्यूशन, ये सब देखे थे। एंड नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर सम्स किए थे। प्रोडक्ट मिक्स था, फिर तुम्हारा ये टारगेट सेल्स के ऊपर सम्स किए थे, एंड जो की फैक्टर डिसीजंस वाला भी हम लोग किए थे। एंड जो तुम्हारा एक स्पेशल ऑर्डर अगर रहेगा तो उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना वो देखे थे। तो आज जो हम लोग थर्ड क्लास करेंगे, थर्ड लेक्चर, उसमें मेक और बाय डिसीजन पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेक और बाय डिसीजन मतलब तुम्हारा पास दो ऑप्शन है। तुम चाहे तो इस प्रोडक्ट को खुद बना सकते हो, या फिर तुम चाहे तो इस प्रोडक्ट को तुम बाहर से परचेज भी करके ला सकते हो। तुम्हारे पास टू ऑप्शन इज देयर। तो तुम्हारा डिसीजन क्या होना चाहिए कि अगर मेरा मेकिंग का कॉस्ट कमती है कंपेयर टू मेरा बाइंग प्राइस, ठीक है, तो हम मेक करेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरा ज़्यादा हो जा रहा है कंपेयर टू बाई प्राइस, तो इससे अच्छा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके हम बाहर से बाई कर लें। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि जब मेकर बाय डिसीजन का हम लोग सम्स करते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट भी रहता है। तो हमेशा फिक्स कॉस्ट एक चीज़, या तुम मेक करो या बाय करो, फिक्स कॉस्ट तो तुम्हारा वही लगेगा। तो फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलीवेंट हो जाता है। पर हाँ, एक है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि सपोज तुम अगर बनाते हो तो तुम्हारा जितना मैन पावर वगैरह इन्वॉल्व होगा इसमें, तुम अगर ये प्रोडक्ट को नहीं बनाते जो तुम्हारा उस टाइम तुम किसी और प्रोडक्ट तुम बनाते तो इतना तुम्हारा फ़ायदा होता। तो दैट मीन्स इस प्रोडक्ट बनाने में मेरा इतना फ़ायदा हम फॉरगोन किए, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या होता है कि एक चीज़ करने के लिए जो तुम्हारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम फॉरगो करते हैं, उसका कॉस्ट को बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हम डिटेल में समझाएंगे। तो फर्स्ट लेट्स रीड दिस क्वेश्चंस, ठीक है। एक कंपनी है जो कि ना ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज एंड पार्ट्स बनाता है, ठीक है। द फॉलोइंग है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग 2 लाख यूनिट। टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया है कि एक यूनिट पार्ट्स जो बनाते हैं हम, एक एक बनाने में मटेरियल लगता है 375 रुपया का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगता है तुम्हारा 80 रुपया का, वेरिएबल देखो ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लगता है 16 रुपये का। ये फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट खर्चा है, जो कि ना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं है, कॉमन खर्चा है, वो भी वेरिएबल नेचर का, कितना है 16 रुपया। और एक है तुम्हारा फिक्स्ड ओवरहेड। देखो फिक्स्ड ओवरहेड तो तुम्हारा 500 लाख है, वो तुम एक यूनिट बना, 10 यूनिट बना, बना या ना बना, 500 लाख तो लगेगा तुम्हारा, ठीक है। तो मेरा ये तुम्हारा हो गया वेरिएबल कॉस्ट, जो कि ना मेरे लिए रिलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। नाउ सर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, सबसे पहले बताओ ओवरहेड क्या होता है। तो वही इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है? सर वही जो लेबर कॉस्ट और मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल और लेबर कॉस्ट छोड़ के जो ये तो तुम जो होता है। बुकिस वाला लैंग्वेज बता, प्रैक्टिकली बताओ ओवरहेड क्या होता है। सर ओवरहेड। कितना बार समझा है ओवरहेड क्या होता है तुम्हारा? जो प्रोडक्शन से साथ तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना रहे थे उसका साथ डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसी प्रोडक्ट का खर्चा है कि नहीं, दैट इज़ कॉमन खर्चा। एग्जाम्पल देके बताए थे, सपोज हम प्रोडक्शन करते हैं डिपार्टमेंट ए में, तो डिपार्टमेंट ए छोड़ के अगर बाकी कोई नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा है, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट में तुम काम करते हैं, तो तुम्हारा सैलरी क्या होगा? प्रोडक्ट ये बनाने में डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा? इनडायरेक्ट खर्चा। सपोज़ तुम्हारा कंपनी तुम रहने के लिए हॉस ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, टाउनशिप फैसिलिटी दे रहा है, या फिर तुम्हारा स्टे एकोमोडेशंस दे रहा है, हॉस्पिटल फैसिलिटी दे रहा है, ये सब जो खर्चा कर रहा है ये तो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट बनाने का खर्चा नहीं है, ठीक है। तो ये सब इनडायरेक्ट खर्चा है। जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर्स आइडेंटिफाइबल नहीं है, कॉमन खर्चा, दैट इज़ ओवरहेड। उसमें से वेरिएबल नेचर का क्या है, मतलब प्रोडक्शन करेंगे उसका एक खर्चा होगा, तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये खर्चा नहीं होगा। बेसिकली इनडायरेक्ट रिलेवेंट रिलेटेड है तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड। प्रैक्टिकली जितना भी ओवरहेड होता है सभी फिक्स नेचर का होता है, बट बुक में है वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल है, दैट्स इट। तो वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा अल्टीमेटली कितना हुआ, ये दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग जो भी होगा दैट इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट तो हमेशा वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब नो प्रोडक्शन नो कॉस्ट, प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट होगा, दैट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। लेबर कॉस्ट भी सेम वेरिएबल, एंड फैक्ट्री ओवरहेड भी वेरिएबल, इतना तुम्हारा हो गया वेरिएबल वीसी, ठीक है। नेक्स्ट द परचेस प्राइस ऑफ द कंपोनेंट कितना है, 485। इसी कंपोनेंट को अगर हम परचेस करते हैं
तो 485 रुपये में आ जाएगा. द फिक्स्ड ओवरहेड वुड कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन व्हेन कंपोनेंट इज बॉट फ्रॉम आउटसाइड. देखो इसका मीनिंग क्या है केशव? मतलब फिक्स्ड ओवरहेड तुम्हारा 500 लाख लग रहा है अभी, ये तुम्हारा कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन व्हेन कंपोनेंट इज बॉट फ्रॉम आउटसाइड. दैट इज तुम अगर इस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके बाहर से खरीदते हो तब भी तुम्हारा ये खर्चा जो है 500 लाख लगेगा. तो इसी का फिक्स कॉस्ट का तो हम लोग कंसेप्ट ही सीखे थे. क्या फिक्स कॉस्ट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो प्रोडक्शन हो या ना हो इट विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड. ठीक है, दैट इज़ अ फिक्स कॉस्ट. तो दैट मीन्स मेरा डिसीजन मेकिंग के लिए क्या ये रिलेवेंट है फिक्स कॉस्ट? नॉट रिलेवेंट. नॉट रिलेवेंट, रिलेवेंट नहीं है. ठीक है. नाउ तुमसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड, बताओ शुड द पार्ट बी मेड और बॉट फ्रॉम आउटसाइड, खुद बनाए या बाहर से परचेज, कंसिडरिंग दैट द प्रेजेंट फैसिलिटी व्हेन रिलीज्ड. मतलब ये जो अभी प्रेजेंट फैसिलिटी अभी हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसको अगर हम रिलीज़ कर देते हैं, मतलब अगर हम नहीं कुछ करते हैं, ठीक है, फॉलोइंग अ बाइंग डिसीजन, मतलब बाई करने का डिसीजन ले लेते हैं एंड प्रेजेंट फैसिलिटी जो है तो उसका कोई क्या अल्टरनेटिव यूज़ है, बोलते इट वुड रिमेन आइडल. मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या इसका? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके इस प्रोडक्ट को बाहर से परचेस कर लेते, क्या मेरा कोई नुकसान है इनकम में? नो, बिकॉज ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था वो तुम्हारा आइडल रहेगा, तो तुम्हारा कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. अगर बोलता है कि नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता तो हम वो भी ऐड करते डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है, तो बस इतना का अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो तुम क्या करोगे, सिंपली बताओ. सिंपली मेरा वेरिएबल कॉस्ट को कितना आ रहा है, अगर हम बनाते तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 375, 80 प्लस 16 कितना आ रहा है टोटल करने से? 471. 471. फिक्स कॉस्ट तो कंसिडर करेंगे नहीं बिकॉज ऐसी भी लगता वैसे भी लगेगा. बट अगर हम परचेस करेंगे तो कितना लग रहा है, 485. तो क्या बेटर है, ना ना, मेक खुद करे से या बाई बनाना करे? सर. मेक करे या बाई करे? सर मेक कर. मेक करना ही बेनिफिशियल है. तो वही बोला 375, 80, ये करने से आता है तुम्हारा 471. ठीक है. नाउ जो हम बताए फिक्स कॉस्ट जो है तुम्हारा इरिलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग एज इट वुड कंटिन्यू टू इनकर. कॉस्ट में कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट से तुमको पता होना चाहिए सब कुछ. तुमको एक डिसीजन लेना है कि ये प्रोडक्ट बनाए कि बाहर से ले. अगर ये प्रोडक्ट हम नहीं भी बनाए तब भी ये 500 लाख लगेगा, बनाते तब भी ये लगेगा. तो दोनों में आंसर अगर एक कॉमन है तो उसको तो लेना ही नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसको इग्नोर करो. तो 471 लगेगा. अगर हम परचेस करते तो कितना 485 लगेगा. तो भाई हमको मेक करना फ़ायदा है, तो इससे क्या होगा 14 रुपीज़ मेरा बचेगा. सो हियर द डिसीजन शैल बी मेड कंपेयरिंग द मार्जिनल कॉस्ट. याद है तो कुछ दिन पहले हम स्टार्टिंग में बताए मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट. तो वही तो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड बाइंग प्राइस. दैट इज तुम कंपेयर करेगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड बाइंग प्राइस को, दोनों को कंपेयर करके देखना है. सिंपली कंपेयर करने से देख पता चला कि भाई मेरा ये ज़्यादा ये कम है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग एज कम्पेयर टू बाइंग ये तुम्हारा कम है. ठीक है, द कंपोनेंट्स वुड बी मेड बाई यूजिंग ओन प्रोडक्शन फैसिलिटी एज इट वुड सेव द कंपनी ₹14 पर यूनिट. एक यूनिट में 14 रुपया, तो 2 लाख यूनिट अगर हम खुद बनाते हैं तो 2 लाख इंटू 14 इतना का सेविंग्स होगा ना, कंपेयर टू अगर हम बाहर से परचेस करते इतना का नुकसान होता, खुद बनाएंगे तो इतना का बच सेविंग्स होगा. समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट, बट इन केस द रिलीज कैपेसिटी, देखो फर्स्ट केस में हम अगर प्रोडक्शन नहीं करते तो मेरा जो कैपेसिटी मेरा जो फैसिलिटी था उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं था. बस सेकेंड सिनेरियो में ऑल्टरनेटिव यूज़ बोला है. इन केस द रिलीज कैपेसिटी कैन बी रेंटेड आउट, मतलब तुम प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो आइडल गिरा हुआ है ना स्पेस मशीनरी, तो इसको हम भाड़ा पे दे दिए टू अनदर मैन्युफैक्चरर. कितना पैसा देगा, 3,32,00,000 रुपये देगा, हैविंग गुड डिमांड. तो व्हाट शुड बी द डिसीजन? अब तुम डिसीजन कैसे लोगे बोलो? अब तुम डिसीजन ऐसा लोगे कि मेरा कितना यहाँ पे रेंटल इनकम आ रहा है, 32 लाख. ओके ओके फाइन. तो अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगेगा, 28 लाख लगेगा ना, 14 इंटू 2 लाख. तो देखो नेट में तुम्हारा फ़ायदा है कि नुकसान है? एक तो बाहर से माना कि 28 लाख लगा, पर 32 लाख का तो मेरा इनकम भी तो आएगा एक्स्ट्रा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी इनकम. ठीक है, तो एडिशनली मेरा 4 लाख रुपये का फ़ायदा है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि कौन सा फ़ायदा है मेरे लिए, बॉट करना फ़ायदा है कि मेक करना फ़ायदा है? बॉट करना फ़ायदा है, बाई करना सर फ़ायदा. 14 रुपया तो एडिशनल लग रहा है ना. हम्म
14 तो रुपया। पूरा कॉस्ट, हाँ, तो पूरा कॉस्ट कंसीडर करना चाहिए ना, अरे भाई रेंट एडिशनल, एक बात बताओ। नहीं सर, मार्जिन डिफरेंस हम स्पेंड नहीं किए, वो यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। अरे तुम अगर खुद बनाता तुम्हारा लगता कितना, 480, 471, ठीक है। तुम बाहर से परचेज करोगे 485, तो एक्स्ट्रा कितना लगा? 14 रुपया ना लगा? यस सर। तो 14 रुपये का तुम्हारा नुकसान हुआ, कि टोटल नुकसान कितना हुआ बाहर से खरीदने का वजह से, कितना हुआ? सर समझ गए सर, समझ गए ना, समझ 28 गए लाख सर। रुपया का। हाँ तो भाई माना कि 28 लाख रुपये का नुकसान हुआ, तो हम जो प्रोडक्शन नहीं किए उस फैसिलिटी को रेंट में दिए, तो वहाँ से मेरा इनकम कितना आया, 32 लाख। तो टोटल में कितना फ़ायदा हुआ, 4 लाख का फ़ायदा हुआ कि नहीं? समझ में आया? यस सर। कॉस्टिंग में कुछ रटने का है ही नहीं भाई, क्वेश्चन समझना है तुमको, अप्लाई योर माइंड, आंसर खुद आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है बेसिकली, अगर तुम इस टाइप का समझ रहा कि सपोज जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, तो तुम लिखना कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना इनकर करने पर, अगर हम सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं दैट इज बाई में, प्लस तुमको और कौन सा बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट अगर तुमको मिल रहा है, ठीक है, उसे तुम ऐड करो, ठीक है। अभी हम उसका समरी करा देंगे। ये पॉइंट समझ में आया सबको रूम की? आशीष कुमार, यस सर। आशीष कुमार समझ में आया? यस सर। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में बोला कि हम मेरा इस कंपनी को अगर प्रोडक्शन नहीं करते कोई यूज़ नहीं था, ठीक है। तो तब हम देखा, तब तो भाई मेरे लिए बाई करना ही नहीं, प्रोडक्शन करना ही फ़ायदा था, बिकॉज प्रोडक्शन का कॉस्ट कम है। फिक्स कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, याद रखना। सेकेंड ऑप्शन ने देखा कि अगर हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट जो मेरा स्पेस है उस फैसिलिटी को अगर दूसरा को दे देते तो 30 लाख का 32 लाख का इनकम होगा। तो माना कि तब इसका मतलब बाहर से खरीदने से मेरा कितना नुकसान होगा, 28 लाख का, तो उसके लिए मेरा 32 लाख इनकम भी तो हो रहा है, नेट में मेरा फ़ायदा कितना, 4 लाख का। तो यस आई शुड बाई इट फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, समझ में आया? ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बत्तीस लाख। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, ये तुम्हारा इनकम हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट, 3 में से कोई भी एक प्रोडक्ट हम बना सकते हैं इन अ ईयर। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली at the beginning of each year. Relevant information about the product for the next year is given below. Selling price दिया हुआ है सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, मार्केट का डिमांड दिया हुआ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है, एंड फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट तो तुम्हारा प्रोडक्ट वाइज होता है कि टोटल कंपनी एज अ होल होता है, बोलो? सर एज अ होल। एज अ होल। बट जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो फिक्स कॉस्ट का एक पोर्शन सब प्रोडक्ट में हमको इक्वली मतलब प्रोपोर्शनेटली अपोर्शन करने पड़ता है, उसका अलग मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। बोला कि तब एक बात होता है, हर प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट है, सीए फाइनल में इस टाइप का क्वेश्चन आता था कभी कभी। बोला ईच प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो, तो तुम क्या करोगे? तुमसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या तुम फॉरगोन कर रहे हो, तो तुम बेसिकली क्या करोगे? अगर हम एक्स बनाते हैं तो एक्स से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन, राइट। तो पर रुपीज़ में कितना आएगा तुम्हारा, 4 रुपया। यहाँ 4 पे रुपये। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3 रुपया। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 5 रुपया, करेक्ट। 4 3 5। अब अगर तुमसे हम पूछे तो अगर तुम एक्स बनाते हो तो एक्स बनाने से मेरा कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 4 रुपया इंटू 3000 ना 2000 क्या? 3000। अरे भाई तुम 3000 तुम्हारा डिमांड है, पर तुम बना ही सकते मैक्सिमम 2000, अच्छा तो 2000। तो 2000 ही होगा ना। तो 4 इंटू 2000 कितना हुआ तुम्हारा, 8000। ओके, सिमिलरली अगर ओनली वाई बनाते हैं तो कितना मेरा बना पाएंगे हम, बनाए जितना, बट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम बेचेंगे तो 2000 ही, तो 2000 इंटू 3 करने से मेरा आ गया 6000। ओके, यहाँ पे 5 रुपया, बट मैक्सिमम 900 ही बना पाएंगे, तो 900 इंटू 5 कितना हुआ, 45
4500। तो अगर हम तुमको पूछे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट, एक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, अगर एक्स नहीं बनाते तो हम वाई बनाते, बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है 6000। वाई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा 8000, वाई नहीं बनाने से एक्स बनाते हम। जेड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जेड नहीं बनाने से हम एक्स बनाते 8000। तो यही तो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो देखो बेसिकली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबका कैलकुलेट कर लिए, करेक्ट। अब हमको देखा है भाई, ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हारा मार्केट है, डिमांड है एंड प्रोडक्शन है, तो मैक्सिमम तुम क्या कर सकते हो, कितना बेच सकते हो, जितना प्रोडक्शन करे उससे ज़्यादा तो बेच ही नहीं सकते। ठीक है, तो व्हिचएवर इज लोअर लेना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लोअर ले लिए थे, राइट। 2000 3000 में से 2000 लिए, 2000 3000 में से यहाँ पे भी 2000 लिए, 1900 में से यहाँ पे कितना लिए 900 लिए, राइट। ये तो समझ में आ गया तुमको। हम जितना मर्जी बेच नहीं सकते, जितना बनाएंगे मैक्सिमम उससे ज़्यादा तो बेच ही नहीं सकते। वही अगर सब ज़्यादा बना लिया, डिमांड कम है तो उससे ज़्यादा भी नहीं बेच सकते, तो व्हिचएवर इज लोअर करके हमको चलना है। तो नाउ पॉसिबल कंट्रीब्यूशन, मतलब सेल करके कितना पैसा तुम कमा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना होगा तुम्हारा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो इतना 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 इतना। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या है, हम जो बताया तुमको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब अगर तुमको ओनली एक्स बनाता तो 6000 मिलता। ठीक है, यहाँ पे हम 8000 निकाले कैसे, 4 दूनी 8 ही तो होते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि अगर हम एक्स बनाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट हम नहीं बना रहे, इसका मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, एक्स, एक्स अगर नहीं बनाते तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था मेरे लिए, वाई एंड जेड। वाई। अरे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वाई है ना, जेड है, दोनों वाई और जेड दोनों में कंपेयर करेंगे तो वाई। वाई ना, तो वाई। ठीक है, अगर वाई नहीं बनाते तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या बनाते हम, एक्स। तो इसके लिए वाई था, इसके लिए एक्स का था। अगर हम जेड नहीं बनाते तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या बनाते, एक्स बनाते। तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, जो तुम फॉरगॉन किया बाय नॉट प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। दैट इज if product x is produced, then opportunity cost will be the maximum contribution from y या z में से कौन सा, y। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किससे आ रहा था, y से आ रहा था। तो दैट इज एक बनाने से दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम क्या लूज कर रहे, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस सर। ठीक है, ये सिंपली तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर था। मतलब एक अगर बनाते हैं तो दूसरा को हम इग्नोर फॉरगॉन कर रहे। ठीक है, प्रोवाइडेड इस टाइप का सिचुएशन था, एनी वन प्रोडक्ट तुम बना सकते हो, तो दैट इज उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था मेरे लिए वही मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम फॉरगॉन किए, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एमके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स करता है, सेल करता है सिंगल प्रोडक्ट, क्या है वो सिंगल प्रोडक्ट एक्स, जिसका सेलिंग प्राइस है 40 रुपये पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, 40 माइनस 16 करने से आ गया 24 रुपये। ठीक है, नाउ इन द इफ द फिक्स कॉस्ट फॉर दिस ईयर आर 4,80,000 एंड द एनुअल सेल्स 60%, एनुअल सेल्स आर 60% मार्जिन सेफ्टी। ठीक है, एनुअल सेल कितना है, एक ऐसा है जहाँ पे एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है। नाउ कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ये कैलकुलेट कर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न निकालो, अज्यूमिंग इनकम टैक्स का लेवल है तुम्हारा 40%। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सबसे पहले सेल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को निकालने पड़ेगा क्या भाई, सबसे पहले हम लोग को निकालने पड़ेगा, डेटा क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, कंट्रीब्यूशन पता है हमको, फिक्स कॉस्ट पता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल ले। देखो तुमको एक हिंस दे दिया, सेल निकालना है टोटल, ओके। अब सेल कैसे निकाल सकते हैं, अब तुमको दिया है सेल कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल जो है 60% बोला है, एमओएस तुम्हारा 60% होगा, ओके। एमओएस बता दिया तुम्हारा सेल का 60% एमओएस है, मतलब बाकी 40% क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, करेक्ट, करेक्ट,
कितना है ब्रेक इवन पॉइंट 40%। तो इसका मतलब सर ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकाल ले हम तो उसे 40% का वैल्यू मिल जाएगा, 100 का वैल्यू भी मिल जाएगा, बस खत्म। तो सेल का वैल्यू भी मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो सब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो तुम्हारा क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट दिया हुआ ना 4,80,000 डिवाइड बाय सर कंट्रीब्यूशन पीवी पर कितना यूनिट, चाहिए? तो आ गया तुम्हारा कितना 20,000 यूनिट। ओके, यहाँ पे पीवी रेशियो भी तुम कैलकुलेट कर सकता था, बस ज़रूरत नहीं है, दोनों ऑप्शन से तुम कर सकते, पीवी रेशियो से करके डायरेक्ट वैल्यू में आ जाएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस दिया हुआ है बोलकर हम यूनिट में जा रहे हैं, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अब बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 60%, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलते, तो हम एक काम करें, ये जो 2,000 यूनिट है तो हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में जाते हैं और करके करते हैं। हमको पता है ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू कितना है रुपीज़ में, अगर हम करें 20,000 इंटू सेलिंग प्राइस कितना था 40 रुपीज़, करें कितना हुआ, मल्टीप्लाई करो, कितना। 8 लाख। अच्छा पहले यूनिट निकाल लेते हैं ना, वैल्यू तो लास्ट में निकाल लेंगे, ठीक है। करना क्या है हमको, पहले हम यूनिट निकाल लेते हैं। सपोज यूनिट से ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 20,000 यूनिट, ये कितना का वैल्यू है 40%। तो एक्चुअल सेल कितना होगा, 100 का वैल्यू कितना है, ये जो 20,000 है डिवाइड बाई 50। 40 इंटू 100 करो, कितना आता है, कट कट 50। 50% आएगा, 50,000 आएगा तुम्हारा, आ गया ना 50,000। ये लोग कैसे कैलकुलेट किया, ये लोग उल्टा किया, ये लोग बोला तुमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है 60%, तो एक काम करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज कैसे निकलेगा, एमओएस डिवाइडेड बाय टोटल सेल इंटू 100, ठीक है। तो एमओएस क्या है, ये एक्चुअल सेल नहीं पता हमको, माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय एक्चुअल सेल, तो बस एक्चुअल सेल पता कि चल के कितना 50,000। या फिर तुम ऐसा भी तुम कर सकते थे फर्स्ट, या फिर ऐसा, हमको जब पता है कि ब्रेक इवन सेल कितना 20,000 है तो 40%, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर सेल का 60% है तो बाकी बैलेंस क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट 40%। तो 40 का वैल्यू अगर इतना है तो 100 का वैल्यू कितना आ गया 50,000 डायरेक्ट, तुम ऐसा भी निकाल सकते हो। या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60 बोला है तो ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है, एक्चुअल सेल टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, तो टोटल सेल को तुम एक्स थामो माइनस 20,000 डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू, अब देखो तुमको वैल्यू चाहिए, तुम क्या करो इसके साथ सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको सेल्स का वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। अब क्या करना है, सेल्स तो पता चल गया, अब देखो अब जाके हम आराम से कर सकते हैं, हमको पता चल गया कितना बेच रहे, तो सेलिंग प्राइस इंटू कितना रुपये का बेच रहे थे हम 40 रुपये करके, ओके। तो ये रहा मेरा सेल, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 50,000 इंटू 16 रुपये करके वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कंट्रीब्यूशन, ये रहा टोटल फिक्स कॉस्ट, ये रहा तुम्हारा फिक्स क्या होगा प्रॉफिट। अब क्या इनकम टैक्स का रेट माइनस करो सिर्फ 40%, ये रहा तुम्हारा नेट रिटर्न, यही तो है अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट रिटर्न मतलब पैट का बात कर रहा है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, इनकम टैक्स माइनस कर दो 40% इसी के ऊपर, ठीक है। तो आगे तुम्हारा क्या पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज नेट रिटर्न। अब बोला ये निकालने के लिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेल, तो क्या होता है जिसको ऊपर निकालने बोलता है रिटर्न डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100, तो रिटर्न है 4,32,000, सेल कितना है 20 लाख इंटू 100 तो 21.46%। कुछ है बोलो, कुछ भी नया है इसमें, सर रेट ऑफ रिटर्न का क्या काम कॉस्टिंग में? है ना रेट ऑफ रिटर्न में, कॉस्टिंग में तो कोई भी चीज़, कॉस्टिंग में कोई भी चीज़ पूछ सकता है। तो इन अकाउंटिंग, हम वहाँ पे अकाउंटिंग में रिटर्न किस देख जैसा दिखते हैं यहाँ पे भी वही देख रहा है, तुम प्रॉफिट निकालते हैं अकाउंटिंग की तरफ से, कॉस्ट में भी तो वही प्रॉफिट आएगा, थोड़ा बहुत नॉन कॉस्ट का डिफरेंस है क्या, तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कॉस्टिंग प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है ऑन सेल, तो प्रॉफिट 4,32,000 डिवाइड बाय सेल 20 लाख इंटू 100, ठीक है। कोई डाउट इसमें, ये नॉर्मल सम्स है, मेकअप बाय डिसीजन के बाद सम्स ही था, ये नॉर्मल सम्स था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन Y, whose selling price would be ₹50 per unit and variable cost ₹10 per unit, ठीक है।
तो कंट्रीब्यूशन कितना आया बोलो? तो 40 40 रुपया। द टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 6,66,600। द सेल्स मिक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कितना है? 7:3। मतलब बोल रहा है जो भी सेल करेंगे हम, सपोज अगर 10 टू सेल किया, उसमें से अगर 100 सेल किए, उसमें 70% एक्स होगा, 30% वाई होगा। ठीक है, 10 सेल किए तो उसमें 7 एक्स होगा तो 3 वाई होगा। ओके, डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड इनके लिमिट है ब्रेक इवन। मैंने उसका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। जब ब्रेक इवन पॉइंट किए थे तो याद है, जब दो प्रोडक्ट का तुम्हारा दिया हुआ है तो कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग कैलकुलेट किए थे प्रोडक्ट वाइज, फिर उसको तोड़े थे, याद आ रहा है कुछ? तो वेटेज करके तो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, हमको एक्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में तुम्हारा अभी फिलहाल एक्स का सेलिंग प्राइस कितना था? 40 रुपया। ठीक है, अब वाई भी बोल रहा है लाएगा, तो वाई का सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपया। तो एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना था? 24 रुपया करके था ना। एक्स को ऊपर में फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स था ना, 40 - 16 करने से कितना था? 24 रुपया। अब वाई का भी कितना आएगा? 50 - 10 करने से कितना आएगा? 40 रुपया। तो हम क्या करेंगे, वो जो कंट्रीब्यूशन मेरा आया था उसको वेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमको निकालना ब्रेक इवन पॉइंट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंबाइंड कंट्रीब्यूशन, तो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अब उसी ब्रेक इवन पॉइंट को उसी रेशियो में तोड़ देंगे, खत्म। राइट, ये देखो एक्स एंड वाई का सेलिंग प्राइस दिया हुआ तुमको क्वेश्चन में, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, तो आगे कंट्रीब्यूशन। अब तुमको वेट फैक्टर चाहिए, रेशियो 7 या 3। ठीक है, तो इसको जस्ट वेटेड एवरेज करो, 24 × 7 168, 40 × 3 करने से 120, करेक्ट। तो वो अल्टीमेटली वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन कैसे निकला? 24 × 7 प्लस 40 × 3 डिवाइडेड बाय 7 + 3 10, ऐसे निकालते हैं ना कोई भी चीज़ का वेटेड एवरेज हम लोग जो करते हैं ऐसे करते हैं। वेट इंटू फैक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट, ये तुम्हारा वेट फैक्टर है जो तुम्हारा है 7 और 3। तो क्या कहा? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ दैट वेट 7 + 3, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेट 7 + 3, तब जाके आता वेटेड एवरेज, करेक्ट। इसमें कोई डाउट हो वेटेड एवरेज में? नो सर। आशीष कुमार रुमकी, Yes, sir. ठीक है। वेट इंटू फैक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट, यही होता है। तो 24 × 7 प्लस 40 × 3 डिवाइडेड बाय 7 + 3 दैट इज 10। वेटेड एवरेज दैट इज दोनों का मिला के एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 28 रुपया 8 पैसा। अब प्रॉब्लम क्या था, तुम वहाँ पे अलग अलग कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट एक बार में नहीं निकाल सकते, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो कॉमन है, दोनों का मिलाकर दिया हुआ है क्वेश्चन में 6,66,600। तुमको क्या करने पड़ेगा पहले कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालने पड़ेगा दोनों का मिला के। तो क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड कॉस्ट नहीं, वेटेड कंट्रीब्यूशन होगा। तो करने से आएगा 23,145। तो अब उसको तुम क्या करो, रेशियो में तोड़ लो, दिस इंटू 7/10, दिस इंटू 3/10, रेशियो में जिस तरह से हम लोग तोड़ते हैं, बस आ गया तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। दूसरा तरीका भी था इसका, देखो फिक्स कॉस्ट तुम तोड़ सकते थे, तुमको कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली अब तुमको सपोज ये एक ऑल्टरनेटिव है बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। मतलब हम क्या कंट्रीब्यूशन को वेटेड एवरेज कर लिया, फिक्स कॉस्ट को सेम रख कर हम क्या कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किए। अब इस यूनिट को हम तोड़े रेशियो में। दूसरा भी तो कर सकते थे सर, हम क्या करेंगे, हम फिक्स कॉस्ट को एक रेशियो में तोड़ लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट इतना है, उसे तोड़ लो। कौन सा रेशियो? ये जो वेटेड एवरेज रेशियो 24 × 7 40 × 3 वाला जो मल्टीप्लाई का जो रेशियो है 168 120 का जो रेशियो आया, उस रेशियो में तोड़ लिया हम। तो तोड़ने से ये आया तुम्हारा। अब अल्टीमेटली डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, अलग अलग प्रोडक्ट का फिक्स कॉस्ट पता चल गया, कंट्रीब्यूशन तुमको पता है, माइनस कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा। अल्टीमेटली दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे वेटेड एवरेज करना ज़रूरी है। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन इंटू रेशियो करके मल्टीप्लाई करके तुम कर लो तो सबसे इजी है, ये वाला ज़्यादा प्रायोरिटी है, प्रेफर दिस।
ठीक है। कम वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाल लो, उससे कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो, उसके बाद उसको रेशियो में तोड़ लो, खत्म। या फिर तुमको फिक्स कॉस्ट से करना है तो कंट्रीब्यूशन इंटू वेट करके वो वैल्यू निकाल लो पहले, ठीक है। तो आया 168 120, तो इसका प्रोपोर्शनेट कर लो तुम, जैसे प्रोपोर्शनेट करते हैं ना हम लोग, इतना के लिए इतना तो इतना के लिए कितना, इतना के लिए इतना तो इतना के लिए कितना, खत्म। सर वही चीज है घुमा के घुमा के एक ही है, तो भाई पहले वाला ही कर लो, ठीक है, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर आप 16 में आ जाते हैं हम लोग। कॉस्टिंग तुम लोग 100 मार्क्स का है ना? यस सर। कितना का? 100। तो इसको टारगेट करना है, इसमें जितना हो सके मार्क्स लाने की कोशिश करना। पुलर है, Yes. पुलर तुम्हारा ग्रुप 1 का पुलर पेपर है फर्स्ट ईयर। इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों मिला के बहुत मेहनत करने पड़ेगा। अकाउंट्स प्रैक्टिस है, कॉस्टिंग कम प्रैक्टिस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मार्क्स ला देगा तुमको अच्छा खासा। तुमको समझ में आ रहा कुछ है इसमें, जस्ट तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक्स लिमिटेड सप्लाइज स्पेयर पार्ट्स टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड को, ठीक है, फाइन। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड क्या बोल रहे हैं? फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही स्पेयर पार्ट हम बना सकते हैं। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टू डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ए एंड बी। आइदर पार्ट ए बना सकते हैं या फिर पार्ट बी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक एक स्पेयर पार्ट बनाने का खर्चा क्या बोला, इतना इतना लगेगा, एलॉय यूज़ होगा, मतलब रॉ मटेरियल का यूसेज होगा 1.6 kg, ठीक है, दोनों में अलग अलग है। मशीन टाइम, मशीन पी का टाइम लगेगा 0.6 आवर्स, मशीन क्यू में टाइम लगेगा 0.5 आवर्स, वहाँ पे भी उतना आवर्स लगेगा। तो टारगेट प्राइस मतलब कितना भी हमको अल्टीमेटली बेचना है 145, इसका 115 रुपया। टोटल आवर्स अवेलेबल, मशीन पी में 4 घंटा 4000 घंटा, मशीन क्यू में 4500 घंटा अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पे देखो की फैक्टर क्या है तुम्हारे पास? सर मशीन आवर और मटेरियल भी। हाँ, नीचे मटेरियल भी बोल दिया। एलॉय अवेलेबल इज 13000 kg, ये भी सारा की फैक्टर हो, दो दो तुम्हारा दो की फैक्टर हो गया, मशीन प्लस मटेरियल, ठीक है। तो दो की फैक्टर हो गया यहाँ पे। इससे पहले जब हम किया था की फैक्टर एक ही था, तो यहाँ पे दो हो गया। तो यहाँ पे क्या करना, कॉम्बिनेशन लेके देखने पड़ेगा कि सपोज मशीन आवर का भी इसमें पार्ट ए एक बनेगा, फाइन, पर उतना तो मेरे पास रॉ मटेरियल यूसेज भी तो होना चाहिए। तो हमको पॉसिबल कितना बना सकते हैं वो हमको चेक करने होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मल्टीपल की फैक्टर है यहाँ पे, मल्टीपल की फैक्टर का सम से। एक की फैक्टर मशीन भी की फैक्टर था और एक रॉ मटेरियल यूसेज भी की फैक्टर, दो की फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, दो नेक्स्ट 3 की फैक्टर है यहाँ पे। तो आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट्स व्हिच विल ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन एट ऑफर प्राइस। कौन से स्पेयर पार्ट तो जो ऑफर प्राइस है ना, इतना में हम बेचेंगे ना, तो कौन सा स्पेयर पार्ट्स विल ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर प्राइस, मैंने कौन सा स्पेयर पार्ट अगर बनाए जहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो माइनस वेरिएबल, जहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसी में फोकस करते हैं। तो नाउ फर्स्ट देखा पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो मशीन पी अगर बने, मशीन पी में तुम्हारे पास कितना घंटा है, 4000 घंटा अवेलेबल है, राइट, 4000 आवर्स। तो अब तुम कैलकुलेटर उठाओ, 4000 आवर्स में कितना यूनिट तुम ए बना सकते हो, बोलो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल करेंगे कितना मटेरियल है, नहीं आवर है, और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल आवर कितना है मशीन पी का? मशीन पी का टोटल आवर है 4000 घंटा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम एक ही पार्ट बना सकते हो, दोनों नहीं बना सकते हो, आइदर पार्ट ए या फिर पार्ट बी, ठीक है। तो अब तुमसे अगर क्वेश्चन करें तुम्हारा पास मशीन पी का अवेलेबल आवर है 4 घंटा, 4000 घंटा, तो कितना तुम
पार्ट ए बना सकते हो। तुम क्या करोगे, तो एक यूनिट पार्ट ए बनाने के लिए, एक यूनिट पार्ट ए बनाने के लिए कितना चाहिए मशीन आवर्स, पी कितना चाहिए? 4000/0.6। गुड, वेरी गुड। तो एक यूनिट के लिए 0.6 चाहिए, तो दैट इज 0.6 में एक यूनिट बन जाएगा। तो 4000 घंटे में कितना यूनिट बनेगा? 4000 आवर्स डिवाइडेड बाय 0.6, राइट। तो एक यूनिट बनता है 0.6 में एक यूनिट बनेगा। यूनिटरी मेथड भाई इस तरह से करो, 0.6 में ये आवर्स है, ये यूनिट है, एक यूनिट बनेगा। तो 4000 आवर्स में कितना बनेगा? 4000 डिवाइड बाई 0.6, तो तुम्हारा आंसर आएगा ये 6600 समथिंग। ये कैसे बनाया? 4000 आवर्स डिवाइडेड बाय एक में कितना घंटे लगता है? एक बनाने में अगर 0.6 लगता है, ठीक है, दैट मीन्स 0.6 में एक यूनिट बनता है। तो 4000 घंटे में कितना बनेगा? इतना यूनिट्स बनेगा। ये यूनिट्स सर डिवाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा? क्या बोल रहे हो? सर डिवाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं? तो तुम ही बताओ मल्टीप्लाई क्यों होगा? सर 0.6 आवर्स होता है एक यूनिट में, मतलब 4000 यूनिट, मतलब 4000 इंटू 0.6। हाँ करेक्ट, सही बोला, वो मल्टीप्लाई होगा नॉट डिवाइड। 0.6 में एक यूनिट बनता है, तो 4000 में कितना यूनिट बनेगा? ठीक है, तो रुको रुको, वेट 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 वेट, 0.6 में एक यूनिट बनेगा, नहीं नहीं ठीक, डिवाइड ही तो होगा यार, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड डिवाइड। देखो ना, 0.6 में एक यूनिट बना मेरा, ठीक है, तो अब 4000 घंटे में कितना यूनिट बनेगा? 4000 डिवाइड बाई 0.6, हाँ कि नहीं? तो डिवाइड करो, तुम्हारा इतना आंसर आएगा 666। तुम भी कंफ्यूज कराते, हम भी सोचने लगे क्या कर रहा है। तुम जो बोल रहे हो मल्टीप्लाई तब करते अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये होता कि अगर ये सपोज ये यूनिट होता, तो 4000 यूनिट अगर बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो एक यूनिट में 0.6, तो इतना में कितना, तब मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई तब हम करते। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा आवर्स दिया हुआ रहता कि एक यूनिट बनाने में 0.6 आवर्स चाहिए, तो हमको सपोज प्रोडक्शन करना है 4000, तो कितना टाइम लगेगा? जस्ट मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे हमको इतना आवर्स में कितना बन जाएगा, तो 0.6 आवर्स में एक बनेगा, तो 4 में कितना, तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं ना, तो बस सिंपली डिवाइड करना है। सेम तुम्हारा ये वाला फंडा, यहाँ कितना लगेगा बोला है? 0.25 आवर्स, तो क्या होगा? आवर्स कितना अवेलेबल है? वही 4000, तो यहाँ पे 4000 आवर्स डिवाइडेड बाई 0.25, डिवाइड क्यों किया? बिकॉज एक 0.25 में आवर्स में ये यूनिट, एक यूनिट बनेगा, ठीक है। तो 4000 घंटे में कितना यूनिट बना लेंगे? तो 1 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 4000, ऐसे ही करते थे ना बचपन में हम लोग, तो कितना आएगा? इतना आना चाहिए, देखना, ठीक है। आशीष कुमार समझ में आया डिवाइड क्यों कर रहे हैं? इतना आवर्स में एक यूनिट बना रहे, तो इतना आवर्स में कितना बनाएंगे? तो जस्ट मल्टीप्लाई तो करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मशीन क्यों कितना है? 4.5 घंटा, तो इसमें भी सेम, ये सेम चीज़ 4500 डिवाइड बाई 0.6, ये क्या किए होंगे हम? 4500 आवर डिवाइड 0.6, सॉरी इसका अलग 0.6 नहीं, इससे कुछ और है, 0.5 0.5 है, मतलब सेम है इसका भी फंडा। 0.5 आवर्स में एक यूनिट बनेगा, तो 4500 में कितना बनेगा? तो 9000 मैक्सिमम बन सकता है। इसका भी फंडा क्या है? इसका 0.55, तो एक यूनिट में 0.55 लगता है, तो 4000 घंटे में कितना बन जाएगा भाई? 4000 डिवाइड बाई 0.55, ठीक है। तो नाउ अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम, ठीक है, अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, ये दोनों मशीन चाहिए हमको इसको बनाने के लिए, कि एक मशीन में बन जाएगा? बोलो तो। दोनों चाहिए, दोनों पे चाहिए ना। इसका मतलब अगर तुमसे हम पूछे कि बताओ तुम बाकी अलॉय अवेलेबल को भूल जाओ एक बार के लिए, जस्ट इग्नोर इट। जस्ट तुम्हारे पास अगर तुमको क्वेश्चन करे
तो बताओ पार्ट ए तुम कितना बना सकते हो? 6666 या 9000, कितना बना सकते हो मैक्सिमम? बोलो। 6466। करेक्ट, जो कम है, बिकॉज देखो एक वो प्रोडक्ट को दोनों मशीन में जाना चाहिए। अब 9000 बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज तो मशीन पी का कैपेसिटी, मशीन पी में मैक्सिमम हम 6666 ही बना सकते हैं। तो जो कॉमन, तो कॉमन क्या हुआ, जो कम वाला कॉमन हुआ, तो जो लोअर साइड में कम वाला ही अल्टीमेटली दोनों में बन सकता है 6666 यूनिट। ओके, सेम अगर पार्ट बी अगर तुमसे हम पूछते हैं कि कितना बना सकते हो मैक्सिमम, तो तुम कम वाला बोलेगा 8181, तो दोनों जा, हाँ कि नहीं? बट अब तुम्हारे पास 2 फैक्टर नहीं 3 फैक्टर है, एलॉय है। अब एलॉय का भी पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको देखना है कि एलॉय तुम्हारे पास कितना अवेलेबल है। बताओ, क्वेश्चन में दिया है 13000 kg 13000 kg तुम्हारे पास एलॉय अवेलेबल है, एक रॉ मटेरियल है, ठीक है? एलॉय एक इज़ अ रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अब तुमको देखना है क्या है, सिंपली एक यूनिट अगर पार्ट ए बनाते हैं तो कितना केजी रॉ मटेरियल चाहिए? 1.6 kg। तो अगर तुमसे पूछे एक यूनिट बनाने में, मतलब दैट मीन्स 1.6 kg रॉ मटेरियल में तुम एक यूनिट बना लोगे, राइट? तो 13000 में तुम कितना बना लोगे भाई? तो क्या होगा, सिंपली 13000 डिवाइडेड बाई 1.6। करेक्ट, यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। 1.6 में तुम एक यूनिट बना लोगे तो 13000 kg में कितना बना लोगे भाई? तो 13000 kg डिवाइडेड बाई 1.6, एक के लिए 1.6, ठीक है? तो 13000 में कितना बन जाएगा? 13000 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है? तो ये अब यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, 13000 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी 13000 डिवाइडेड बाई पार्ट बी के लिए कितना चाहिए? 1.6, इसका भी 1.6 है। तो अब अगर हम इसको देखते हैं, एलॉय का बेसिस में जाते हैं, तो 8125 बन सकता है, यहाँ पे 8125। अब हमको देखा तीनों में सबसे कम कौन है। अब देखो एक मटेरियल अगर पार्ट ए बनाना है हमको, तो मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन कौन सा है? जो सबसे कम है कौन है? 666। दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, मिनिमम ऑफ द अबव, बिकॉज तीनों में प्रोसेस करने होगा ना हमको। उससे अगर हम बाई चांस 9000 बनाते, प्रॉब्लम क्या होता, मेरे पास मशीन पी में उतना आवर्स ही नहीं है, उतना एलॉय अवेलेबल नहीं, तो कैसे बना सकते? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब जो मिनिमम है जो मिनिमम ऑफ द अबव है, जो मैक्सिमम नंबर वही बना है, वो बना पाएंगे मैक्सिमम हम। जो भी मेरा पास अवेलेबल, जो भी मेरा पास जो की फैक्टर है, जो भी मेरा पास रिसोर्सेस है, उसका बेसिस में मैक्सिमम कितना बना सकते तुम देख लो। तो व्हिच एवर इज लोअर, मैक्सिमम वही बना सकते, उससे ज़्यादा बना ही नहीं सकते। कॉमन प्रोसेस है। एक मशीन, एक पार्ट बनाने के लिए हमको मशीन पी भी चाहिए, मशीन क्यू का थ्रू से भी जाना है, एंड एलॉय भी चाहिए, तीनों फैक्टर का थ्रू से लेकर जाना है। तो तीनों में जो कॉमन है, जो कम है, उसी मैक्सिमम उतना ही बन सकता है। सिमिलरली पार्ट बी में कितना बन सकता है? 8125, जो सबसे कम है। ओके, ये पार्ट समझ में आया? यस सर। दैट इज कॉल्ड पॉसिबल यूनिट्स बेस्ड ऑन मल्टीपल की फैक्टर, मल्टीपल की फैक्टर, ठीक है? यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स का सम्स नहीं है, मगर ये तुमको आइदर और बोला है। अगर ये वाला प्रोडक्ट मिक्स रहता तो कंसेप्ट कुछ और होता। यहाँ पे बोला आइदर पार्ट ए या पार्ट बी, जो भी है तुमको आइदर और है ये और। तो कितना बन सकता है? 100% कैपेसिटी आइदर इसमें या फिर इसमें यूज़ किया तो ये इसको अगर बनाएंगे तो मैक्सिमम इतना बना सकते हैं, और इसको बनाएंगे तो 8125। अब तुमको डिसीजन लेना है भाई कि पार्ट ए बनाए या फिर पार्ट बी न बनाए। तो सबसे पहले ये तो निकाल लो कितना बन सकता है, इतना बन सकता है। अब नाउ अब तुमको बताना है कि कौन सा बना है, पार्ट ए की पार्ट बी, ठीक है? तो तुम्हारा डिसीजन कैसे रहेगा? जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा उसी को बनाओ तुम। तो फिर दैट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने पड़ेगा ना, करेक्ट? आई हैव टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बेसिकली तुम एक काम करो, अब वेरिएबल कॉस्ट चाहिए हमको पार्ट ए का पार्ट बी का। तो वेरिएबल कॉस्ट का सबसे पहला पार्ट क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो तुमको अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ एक यूनिट पार्ट ए बनाने में तुम्हारा एलॉय का खर्चा कितना है, तो तुम बोलोगे एलॉय क्या, तो केजी पता है 1.6 kg, प्राइस भी तो चाहिए, तो है इतना केजी। दैट मीन्स एक केजी का दाम है 12.5, तो 1.6 का दाम कितना? अब जाके मल्टीप्लाई होगा आशीष कुमार, अब जाके मल्टीप्लाई होगा ना। एक केजी का दाम है
₹12.5 ओके। तो 1.6 kg यूज़ करने कितना कॉस्ट गिरेगा, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा। अब जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट हम क्या करें, क्वांटिटी इंटू प्राइस। हमेशा कॉस्ट क्या होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस। प्राइस पता है ₹12.5, क्वांटिटी मतलब यूसेज, क्वांटिटी मतलब यहाँ पे यूसेज, एक यूनिट में कितना यूज़ करे हुए 1.6 kg। एक का दाम, 1 kg का दाम कितना है ₹12.5, सिंपली ₹20। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा ₹20, बिकॉज दोनों में 1.6 था। अगर इसमें अलग होता तो इसमें आंसर अलग होता, पर प्राइस तो फिक्स्ड है ₹20। नेक्स्ट क्या चाहिए भाई मशीन का वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो नीचे में कहीं पे दिया होगा, ये रहा तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर्स। 1 घंटा का मशीन पी का ओवरहेड है ₹80, क्यू का है ₹100। अब बताओ तुम कितना घंटा काम करोगे, एक यूनिट बनाने में कितना घंटा चाहिए, 0.6, तो जस्ट मल्टीप्लाई। 1 घंटा के लिए ₹80, तो 0.6 के लिए कितना, जस्ट मल्टीप्लाई 80 इंटू 0.6। 48। क्या किया हम, 80 इंटू 0.6, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, 100 इंटू 0.25, 100 इंटू 0.25, ठीक है। अब सॉरी गलत किया ना, ये तो पार्ट ए का, ये तो मशीन ए था, फर्स्ट वाला तो मशीन ए होगा ना, हम तो मशीन ए का कर रहे हैं, मशीन पी का कर रहे हैं। तो मशीन की यहाँ पे 80 इंटू 0.5 होगा, सॉरी ये होगा 80 इंटू 0.5। 80 तो फिक्स्ड है, 80 इंटू आवर्स। यहाँ पे 0.6 आवर्स लगता है, यहाँ पे 0.25 आवर्स लगता है, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालेंगे, ओवरहेड का जो रेट है, ठीक है, पर आवर इंटू आवर्स, ठीक है। तो रेट पर आवर कितना, ₹80 इंटू आवर्स, कितना आवर्स हम ये कर रहे हैं। से मशीन क्यू का रेट क्या है 100, तो 100 इंटू आवर्स। एक यूनिट में कितना घंटा लगता है यहाँ पे 0.5 आवर्स, तो 100 इंटू 0.5। यहाँ पे एक यूनिट में कितना लगेगा मशीन क्यू 0.55, तो 100 इंटू 0.55। समझ में आ रहा है। यस सर। रूम की आशीष कुमार, Yes, sir. ये रहा तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिंपली यार, अगर क्वांटिटी मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, यूसेज इनटू प्राइस। बाकी कोई आवर्स में अगर तुमको खर्चा दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो टोटल खर्चा क्या हुआ, आवर का रेट पर आवर इनटू आवर्स, ठीक है। रेट पर आवर कितना, 80 रुपया। तो तुमको अगर कोई पूछे लेबर कि हम मेरा घंटा का रेट 80 रुपया है, तो तुम कितना घंटा काम किया 0.6 घंटा, तो पैसे कितने मिलेगा 80 इंटू 0.6, दैट इज 48 रुपीज़। ये भी बोला 2 घंटा काम किया तो 80 इंटू 2, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट ही है, ठीक है। तो रेट पर आवर इनटू आवर्स, ओके। तो इस तरह से तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब तुमको चाहिए क्या, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए प्राइस, तो प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 145 115, तो 145 115, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 27 और 20, ठीक है। तो अभी भी देखिए तुम डी से नहीं बोल पाएगा पर, अब तो टोटल कंट्रीब्यूशन तुम देखो, तो टोटल क्या हुआ 27 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6000 से, 6666। 20 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8125, तो ये रहा तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन। तो बताओ कौन सा विच पार्ट विल ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन, कौन सा पार्ट ए ना पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट क्लियर। क्यूटी यार, इसको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे तुम्हारा बहुत अच्छा सम्स है, इस टाइप का सम्स एग्जाम में आने का हाई चांसेस रहता है, ठीक है। फिर से बता रहे, ये क्वेश्चन में तुम्हारा क्या था कि क्वेश्चन में तुम्हारा आइदर और था, बोला दोनों में से कोई भी एक पड़े। ये लाइन को हमेशा पढ़ना है, एनी वन स्पेयर पार्ट तुमको बनाने का कैपेसिटी, दोनों नहीं, आइदर और। प्रोडक्ट मिक्स नहीं बोला, बोला आइदर और। प्रोडक्ट मिक्स क्या था, तुम मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकता है। पहले तुम बेस्ट प्रोडक्ट, तुम सबसे हाईयर कंट्रीब्यूशन वाला प्रोडक्ट को बनाओ, फिर नेक्स्ट ऐसा करके बना रहे थे, राइट। याद आ रहा है तुम लोग की फैक्टर डिसीजन के ऊपर जो हम कराए थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक लेना है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई देख लो कि अगर तुम्हारे पास मल्टीपल की फैक्टर इसमें है तो कॉमन सब में कितना है, तो मैक्स पॉसिबल यूनिट क्या है। तो सबसे फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द पॉसिबल यूनिट, कितना हम बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर क्या था तुम्हारा, मशीन आवर्स।
एक पी था, एक क्यू था, एक तुम्हारा रॉ मटेरियल का केजी भी था। तो हम देख लिए कि सपोज इतना आवर्स अगर तुम्हारा है तो कितना यूनिट बन सकता है, तो आवर्स डिवाइडेड बाय एक यूनिट में कितना घंटे लगता है। सेम 13,000 केजी अगर मटेरियल है तो कितना यूनिट बना सकते हो, तो एक केजी में एक यूनिट बनता है, 13,000 में कितना, तो 13,000 डिवाइडेड बाई एक यूसेज पर यूनिट डिवाइड किया, मिल गया। तो हम व्हिचएवर इज लोअर देखा, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स हम बना सकते हैं। नाउ इसी अब हम देखेंगे दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट आई विल टारगेट, मेरा टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना। तो सिंपली हम क्या किया, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जितना भी हम सबको ऐड करें। क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल, यूसेज इंटू रेट, रेट इंटू यूसेज। ओवरहेड का रेट कैसे, ओवरहेड का रेट पर आवर दिया हुआ 80 रुपये इंटू आवर्स, पर आवर्स का रेट 100 रुपये इंटू आवर्स, अलग अलग का अलग अलग ओवरहेड है, पी का अलग है तो क्यू का अलग है। ओके, अब लेस कर दी सेलिंग प्राइस तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब देखो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, दोनों मल्टीप्लाई करो, ये रहा टोटल कंट्रीब्यूशन, तो सबसे ज़्यादा इसी से आ रहा है, तो ये रहा, ये हमको स्पेयर पार्ट ए बनाना चाहिए, इट विल ऑप्टिमाइज माई कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस द टारगेट प्राइस बाय 10%। वाई लिमिटेड क्या कर रहा है कि टारगेट प्राइस को 10% से कम कर रहा है, एंड ऑफर कर रहा है ₹60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज्ड टारगेट प्राइस। वाई लिमिटेड मतलब कौन है, एक्स लिमिटेड सप्लाई करता है वाई लिमिटेड को। ओके, जो मेरा जो वाई लिमिटेड मतलब मेरा जो कस्टमर है, मेरा जो बायर है, हु आई एम द मैन्युफैक्चरर एंड सेलर, एंड वाई लिमिटेड मेरा कस्टमर है, बायर है या फिर बोलो कस्टमर है। वो बोला कम कर देगा, टारगेट प्राइस को कम करेगा तो कितना कर देगा, तो 145 वाला जो है 145 इंटू 90% हो जाएगा, ये फॉर ए के लिए, और बी के लिए कितना हो जाएगा 115 इंटू 90%, करो कितना होता है, कर लेना। ठीक है, एंड और क्या बोला, एंड ऑफर कर रहा है, बोला 60 रुपीज़ पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर। जो अनयूटिलाइज, जो मशीन आवर आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अवेलेबल था बट आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो पर घंटे के लिए हम 60 रुपये देंगे। दैट मीन्स तुम जब डिसीजन लोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ ये 60 रुपया पर आवर इंटू अनयूटिलाइज मशीन आवर भी तुम लोगे ना, यस और नो, करोगे ना कंसिडर कि ओनली टोटल कंट्रीब्यूशन से करने पड़ेगा ना। तो नाउ कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड एबव। तो अब बताओ, तो सिंपली हम क्या किया, पार्ट ए को हम चूज़ किए, ठीक है। तो पार्ट ए को हम चूज़ किए थे, यहाँ पे एबव स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड एबव, हम इसमें पहले क्या चूज़ किए थे भाई, हम पार्ट ए बनाएंगे, फाइन। तो पार्ट कितना बनाएंगे हम, 6,666 बनाएंगे, करेक्ट। अब कौन सा कितना यूज़ कर पा रहे हैं हम, मशीन पी पूरा यूज़ हो जाए, मेरा फुल यूज़ हो रहा है, ये फुल यूज़ हो रहा है, फुल यूटिलाइज्ड, हाँ कि नहीं। बट मशीन क्यू मेरा पास था कितना घंटा, अवेलेबल कितना है, 4,000 था, यूज़ भी 4,000 किए। मशीन क्यू कितना अवेलेबल था बोलो, 4,500। बट कितना यूज़ कर रहे हैं हम, कैसे पता चलेगा कितना यूज़ कर रहे हैं बताओ तो, ये 3,333 कैसे आया, सर 6,666 में 4,500। No, sir, 6,666 into 0.5. वेरी गुड, तुम लोग का एकदम दिमाग नहीं है। अरे भाई तुमको सिंपली लगा निकालना है कि 6,600 यूनिट बनाने में कितना घंटा हम क्यू यूज़ किए होंगे, तो 6,600 यूनिट बनाने में इंटू कितना घंटा, एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता था, 0.5, राइट, तो इंटू 0.5। अब आशीष कुमार का फंडा चल रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक यूनिट में 0.5 घंटा लगता है, तो 6,666 यूनिट जो अगर हम बनाएंगे तो कितना हम यूज़ किए होंगे, 3,333। दैट इज अंडर यूटिलाइज कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस 4.5 माइनस 3,333, दैट इज 11767। तो बोला था ना जितना भी अंडर यूटिलाइज होगा तो हम 60 रुपये का देंगे तुमको, तो 60 रुपये का हमको देगा 70,020 रुपया, करेक्ट। तो कितना देगा बोला हमको, 70,020 रुपये देगा। बट एक चीज़ है,
17,20 तो देगा, बट कंट्रीब्यूशन भी तो मेरा कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज सेलिंग प्राइस कम कर रहा है वो। तो अगर सेलिंग प्राइस कम कर रहा है तो मेरा रिवाइज कंट्रीब्यूशन क्या होगा? रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने होगा कितना? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बोलो? 145 इंटू 90% करो, कितना होता है? 130.5 कितना? 130.5 130.5। पहले था 145, पहले था तुम्हारा 145, उसका 90%, दैट इज़ 14 रुपया। दैट इज इसका मतलब क्या है? 145 का 10% अगर 14 रुपया 5 पैसा से मेरा जो है सेलिंग प्राइस फॉल किया ना, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, अगर 14 रुपया 5 पैसे से मेरा सेलिंग प्राइस कम किया, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा वही है। कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 118 रुपया। तो मेरा अभी कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? बोलो। 11.5 11 पॉइंट 11.5 11.5 मेरा हो गया रिवाइज कंट्रीब्यूशंस। पहले कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 27 रुपया। ये तुम सही से बोल रहे थे, 130.5 है ये, चेक करो तो। 145 इंटू 10% दैट इज बेसिकली 14 रुपया 5 पैसा कमना चाहिए। तो 145 से 14 रुपया 5 पैसा मतलब होता है तुम्हारा 0.5, वहाँ पे आ गया। কিন্তু 100 শুধু 12 টাকা 50 পয়সা হবে। কত হবে এটা? 12.5 12.5। हाँ, बात तो सही है, तो ज़ीरो है तो ये 0.5 हो गया, और यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 1, तो 12.5 होना चाहिए। तो मेरा डिवाइस कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 12.5, ठीक है। और पहले मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था वर्सेस 27, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 14.5 भी होना चाहिए। देखो तो ये आ रहा है ना डिफरेंस, माइनस करो 27 माइनस 12.5, হ্যাঁ স্যার यही आ रहा है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के क्या है, सिंपली क्वेश्चन है, अगर तुमको बोले कोई कि सेलिंग प्राइस फॉल करेगा, बोला कितना? सपोज बाई 10%, तो मेरे दैट इज सेलिंग प्राइस मेरा कितना फॉल करेगा? 145 का 10% मतलब क्या होता है? 14.5। तो सेलिंग प्राइस अगर 14.5 फॉल करे, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, तो दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना से फॉल करेगा? 14.5 से फॉल करेगा। वही तुमको भी दिख रहा है, 14.5 से फॉल किया ना। पहले कंट्रीब्यूशन 27 आ रहा था, अभी आ रहा है कितना? 12.5। तो दैट मीन्स 14.5 से कंट्रीब्यूशन फॉल किया। यस और नो? फाइनल। तो दैट इज सेलिंग प्राइस अगर फॉल किया, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, तो कंट्रीब्यूशन कितना से फॉल करेगा बोलो? जितना से सेलिंग प्राइस फॉल किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उतना से फॉल करेगा, दैट इज 14.5 से। तो अल्टीमेटली टोटल मेरा कंट्रीब्यूशन कितना नुकसान हुआ, फॉल कितना हुआ? 14.5 एक में, तो इतना में कितना? 96,657। तो नाउ मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन तब कितना होगा? तो पहले था 179,982 प्लस ये एक्स्ट्रा मिला हमको, ये जो 2 नंबर, ये माइनस हो जाएगा ना 3 नंबर वाला, ये होगा तुम्हारा नेट में कंट्रीब्यूशन 1 + 2 - 3। यही पूछा था वहाँ पे कि बताओ इफ़ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस द टारगेट प्राइस, इफ़ वाई लिमिटेड टारगेट प्राइस 10 रुपये कम करता है, दैट मीन्स कितना? 90% करो, या फिर और हम बोल सकते 14 रुपया 5 पैसा कम किया, ठीक है, एंड 60 रुपया हमको एक्स्ट्रा दे रहा है जितना भी मशीन आवर अनयूटिलाइज रहा। तो कैलकुलेट दी टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर बार आइडेंटिफाई। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? तो बेसिकली जो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा पहले आ रहा था वो प्लस जो हमको कंपेंसेशन मिला वो माइनस
जो तुम्हारा लॉस हुआ कितना 96,657 का मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। या फिर इसको हम डायरेक्टली भी ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो और मेरा अभी फिलहाल कंट्रीब्यूशन कितना है 12.5 ना, ये मेरा रिवाइज कंट्रीब्यूशन है राइट। तो 12.5 इंटू तुम डायरेक्ट कर लो 666, तो ये रहा तुम्हारा रिवाइज कंट्रीब्यूशन। इसके साथ जस्ट तुम इसको जोड़ लो, जो 70,000 प्लस कर लो 70,020 रुपये। तो देखो दोनों आंसर सेम ही आएगा। आइधर दो ऑप्शन है, आइधर तुम काम करो रिवाइज कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो जो तुम्हारा आ रहा है 12.5, उसके साथ 6,666 को मल्टीप्लाई करो, दैट इज टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन, प्लस जो तुमको कंपेंसेशन का बेनिफिट मिला 70,020 रुपया ऐड करो, या फिर पुराना से माइनस कर दो जो तुम्हारा नुकसान हुआ कंट्रीब्यूशन का 14 रुपये 5 पैसे करके, प्लस कर दो 70,020 रुपया। दोनों में घुमा फिरा के आंसर सेम ही आएगा। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? केशव, आशीष, रुमकी, आशीष कुमार, यस सर। कोई डाउट? तो बस ठीक है, एक ही बात है ना, ये तुम्हारा पुराना कंट्रीब्यूशन था, उसे तुम ऐड किया क्या 70,000, और जो तुम्हारा जो 1,167 आवर्स तुम्हारा अर्न यूटिलाइज था उसका वैसे, प्लस जो 14 रुपये 5 पर तुम कंट्रीब्यूशन लॉस किया, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, और तुम रिवाइज कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया कितना, सेलिंग प्राइस 130 माइनस वेरिएबल 118 12.5, तो तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, दिस इंटू 666 इतना प्लस 70,020। कोई भी एक करो, आंसर एक घुमा फिरा के एक ही आएगा। ओके, क्लियर कि नॉट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना एग्जाम से पहले, ये तो मस्ट, जो तुमको एक लिस्ट बनाने बोले थे ना क्यूटीआर सम्स का टॉपिक वाइज, तो ये क्वेश्चन तो देख कर जाना है तुमको। ये मेकर बाई, ये मेकर बाय नहीं, ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ही है कि बाई का अल्टीमेटली बनाना ही है, बट आउट ऑफ टू कौन सा, ये मेक और बाई में एक फॉल है तुम्हारा, एक टॉपिक है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे चले जाएंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वर्क्स आउट 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल जो एम्प्लॉयड किए उसका 12.5% मेरा प्रॉफिट होगा इस साल का। एंड रिलेवेंट फिगर क्या दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन में, बोला सेल्स इतना होगा, डायरेक्ट मटेरियल इतना होगा, डायरेक्ट लेबर इतना होगा, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड इतना होगा, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख होगा। तो 4 लाख का 12.5% करो, कितना आता है बताओ करके, कितना आ रहा है? ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है ना, मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, लेबर और ओवरहेड तो बोल ही दिया वेरिएबल, तो वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन ऐसे ही आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, और प्रॉफिट भी तो तुमको पता चल ही गया कितना, 4 लाख का 12.5%, आंसर बताओ कितना होगा। नेक्स्ट 50,000। कितना, 50,000। ये रहा तुम्हारा क्या प्रॉफिट। ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ, 2,50,000, 1 लाख दैट इज 3.5 लाख, प्लस 4 लाख दैट इज 3,90,000, करेक्ट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बोलो तो, टोटल कंट्रीब्यूशन सेल है 5 लाख माइनस 3,90,000 दैट इज 1,10,000, राइट। तो देखो तुमको पता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन है 1,10,000, प्रॉफिट हो रहा 50,000, तो तुमको अगर पूछे टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, क्या होगा बोलो, कितना है टोटल फिक्स कॉस्ट? 1,60,000। 1,60,000 नहीं, कंट्रीब्यूशंस माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट आया होगा, तो दैट इज दोनों का डिफरेंस लेना है ना जस्ट, दैट इज कितना 60,000। कंट्रीब्यूशन से 60,000 माइनस किए होंगे तब ना जाके प्रॉफिट 50,000 आया, है कि नहीं, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, याद आ रहा है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, तो कितना आएगा, 1,10,000 है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट है 50,000, तो फिक्स कॉस्ट कितना हुआ, 60,000 हुआ कि नहीं हुआ बोलो। यस सर।
यही वाला अगर तुम्हारा लॉस होता तो माइनस नहीं होकर ये प्लस हो जाता, और लॉस का केस में क्या होता, प्लस हो जाता है। ये तो प्रॉफिट है। ओके, तो 60,000 कंट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन कॉस्टिंग में क्या है ना, क्वेश्चन पढ़ते वक्त तुमको डेटा तुम्हारा रेडी हो जाना चाहिए। ओके, माइंड पे। नेक्स्ट बोलने क्या मांग रहा है देखो, अभी तक हम जस्ट क्वेश्चन रीड किए और उसमें जो जो वेरिएबल मिसिंग फिगर था हम कैलकुलेट कर लिए माइंड पे। नेक्स्ट, न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज़ जस्ट ज्वाइन द कंपनी एस्टिमेट करता है कि फॉर द नेक्स्ट ईयर अ प्रॉफिट कितना मिलेगा भाई, 23% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 4 लाख का 23% मिलेगा बोल रहे हैं। प्रोवाइडेड, बट कंडीशंस क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल का जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, क्वांटिटी हमको 10% बढ़ाने पड़ेगा। साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, कितना बढ़ेगा, 4%, एंड ओवरऑल कॉस्ट कमेगा कितना, 2%, तब जाके तुम्हारा प्रॉफिट होगा 23%। ओके, now find out by computing in detail the cost and profit for the next year का cost and profit calculate करो। whether the proposal of sales manager can be adapted, सेल्स मैनेजर जो बोल रहा है कि हाँ अगर हम लोग इतना इतना कम करते तो इतना % प्रॉफिट हो, क्या ये प्रपोजल हम अडेप्ट कर सकते हैं, यस और नो। तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, अगर एग्जिस्टिंग सिनेरियो अगर है, अगर हम 12.5% ही प्रॉफिट रखते हैं तो मेरा क्या सिचुएशन आता है अगले साल, ठीक है। तो नया जो प्रपोजल में क्या होगा, दोनों में जो बेनिफिशियल होगा वही होगा मेरा। तो बेसिकली हम क्या करें, एग्जिस्टिंग का जो तुमको साइड में हम कैलकुलेट किए वो सबसे पहले तुमको हमेशा एग्जिस्टिंग का कैलकुलेट कर लो। सेल से 5 लाख लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अलग 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 कितना आया, 1,10,000, ठीक है। ये रहा प्रॉफिट दिया हुआ था, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बोलो, बैलेंसिंग फिगर 60,000, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। ये वर्किंग सबसे पहले तुमको ये वर्किंग करना है जो हम साइड में किए थे। अब क्या बोला, नेक्स्ट सिनेरियो में क्या बोला है कि वॉल्यूम कॉस्ट आफ्टर 10% इंक्रीज, ठीक है। 10% अगर मेरा इंक्रीज होता है मेरा वॉल्यूम, तो 10% मतलब क्या, 5 लाख जो है 10% इंक्रीज करेगा, राइट। 5 लाख प्लस 10% मतलब कितना, 5,10,000, 5,50,000, ये सर नो। और क्या बोला था, कॉस्ट कितना कमेगा बोला है, कॉस्ट कितना कमेगा बोला है, नहीं कॉस्ट का तो अभी हमने फर्स्ट जस्ट बोला कि वॉल्यूम कॉस्ट आफ्टर 10% इंक्रीज, तो 2,50,000 ए भी जस्ट 10% इंक्रीज करेगा, तो ये भी 10% इंक्रीज करेगा। बिकॉज का वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का जो खर्चा है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट उतना ज़्यादा होगा, तो ये भी 10% इंक्रीज करेगा, ये भी 10% इंक्रीज करेगा, ये भी 10% इंक्रीज करेगा, तो जाके मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1,21,000। देखो सिंपली ये भी जस्ट 10% ही ऐड हुआ। अब फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा पहले जैसा है, तो ये रहा मेरा प्रॉफिट होगा। जस्ट अगर हम अपना क्या करेंगे, वॉल्यूम को कितना इंक्रीज करेंगे, 10%। वॉल्यूम को जस्ट अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो मेरा देख रहे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मेरा ये भी इंक्रीज करेगा, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, तो मेरा प्रॉफिट इतना का। अब नेक्स्ट क्या था कि उसके साथ साथ अब क्या था तुम्हारा, बोला कि नहीं सेलिंग प्राइस वॉल्यूम तो इंक्रीज करेंगे, दो पॉइंट में यहाँ पे था देखो, प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज इंक्रीज बाय 10%, फर्स्ट। सेकेंड क्या था, वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या इम्पैक्ट आया भाई, 61,000 मेरा प्रॉफिट आया। ओनली अगर वॉल्यूम 10% इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा 10% से। उसके बाद बोला हम इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 4%, तो अब हम क्या करेंगे, जो 5,50,000 है इसके साथ क्या करेंगे बोलो तो 4% ऐड करेंगे, और डायरेक्ट कैलकुलेटर में 104% करेंगे, करके देखो यही आता है आंसर, 5,72,000। 5,50,000 इंटू 104%, या फिर 5,50,000 प्लस 4%, देखो एक ही आंसर आएगा 5,72,000। यस और नो, आ रहा है, यस ठीक है। अब क्या कैलकुलेटर में क्या करना है, बोला था भाई ओवरऑल जो कॉस्ट है इन ऑल एलिमेंट 2% कमेगा, तो क्या करना है बेसिकली बोलो तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंटू 98%, इंटू 98%, इंटू 98%, करेक्ट।
यही करना है ना। तो सब में अगर 98 मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस माइनस ये करने से ये रहा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट को ही घटाएंगे। नहीं नहीं रुको, फिक्स कॉस्ट क्यों घटा वही हमको देखना है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट कि कैपिटल फिक्स कॉस्ट का क्या बोला था यहाँ पर, प्रॉफिट कितना करेगा बोला था। अच्छा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया बिकॉज तुम्हारा प्रॉफिट बता दिया था कितना, कितना परसेंट प्रॉफिट है यहाँ पे बोलो। 23%। तो करो 23%, 4 लाख का कितना आता है। So the 92,000 rupees, 23% करा है तो क्वेश्चन में तो बोला है कि कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। Find out by computing in detail the cost and profit for the next year. Now whether the proposal of sales manager can be adopted. रुको, इतना तक तो ठीक है। फॉर द नेक्स्ट ईयर आफ्टर इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस 4%, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इतना यहाँ तो ठीक है। नाउ द फिक्स कॉस्ट क्या होगा, जिस फिक्स कॉस्ट तब क्या होगा, राइट। फिक्स कॉस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट तो हम 60,000 कैलकुलेट ही किए थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, नाउ इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल प्रॉफिट आया यहाँ पे इसमें ये करके, बट यहाँ पे 58,800 क्यों आया। वॉल्यूम अगर मेरा इंक्रीज करता है 60,000 से, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कम क्या बेसिस में यहाँ पे किया, वेट ओके तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा, बोला था ना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाय 2%, दैट इज इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो, फिक्स कॉस्ट भी 2% कमेगा। इसीलिए यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट जो है 58,800 आया। नॉर्मली क्या होता है, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम जब तक क्वेश्चन में कुछ डेटा हिंट्स नहीं रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट्स है कि फिक्स कॉस्ट भी तुम्हारा कम होगा, तो यहाँ पे कम करना है, तो इसीलिए एक्चुअल प्रॉफिट 92780 आया मेरा। तो अब हमको चेक करना है कि तब प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 23.19%। हम कितना टारगेट किए थे 23%, तो ज़्यादा है, तो यस इट कैन बी एडॉप्टेड। अंडरस्टैंड, कोई डाउट है इसमें।